बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th। बेटा आज 7 सितंबर 2020 तो हमने जो मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था उसमें आज सेकंड स्टेप हम देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। टॉपिक नेम हमारा क्या है आज? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर कौन सी है? जिसमें से गैंग पार्टिकल्स आप ओर में से रिमूव कर चुके होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड ओर कहते हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि ये मज़ीद 3 सब स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें से पहला स्टेप है रोस्टिंग। इसमें आप क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है और साथ हाई टेम्परेचर के साथ साथ हवा की एक्सेस सप्लाई होती है। मिसाल के तौर पे कॉपर पाइराइट को जब स्ट्रॉन्गली हीट किया जाएगा तो ये क्यूप्रस सल्फाइड फेरस सल्फाइड के मिक्सचर में, जबकि सल्फ़र इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स बन के एवेपोरेट कर जाएगा। मिसाल के तौर पे रिएक्शन दिया हुआ है कि 2CuFeS2 अगर हमारे पास ये कॉपर पाइराइट है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, आप इसे हीट करें तो इससे हमें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। देखें 2 सल्फर ये 3 और 1 4, इधर भी 2 बार 4 थे, ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन उसी तरह 2। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होने की वजह से एस्केप आउट कर जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकंड सब स्टेप इसका जो होगा वो हमारे पास है स्मेल्टिंग। इसमें भी आप इसे स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, लेकिन साथ 2 अजाफी चीज़ें हैं कि एक आयरन फ्लक्स आप ऐड करते हो, सैंड फ्लक्स, पिघला हुआ रेत जो है वो ऐड किया जाता है, और साथ उसके जो है स्मॉल अमाउंट में कोक ऐड किया जाता है। स्मॉल अमाउंट में कोक ऐड करने की वजह यह है कि क्योंकि रिएक्शन पहले ही बड़ा एक्सोथर्मिक होता है, और मज़ीद अगर आप एक्सेस अमाउंट में कोक ऐड करोगे तो रिएक्शन की एक्सोथर्मिसिटी बढ़ सकती है, जो कि हमारे लिए ख़तरे का बायस होती है। उसके बाद it is highly exothermic process, therefore a small amount of coke is required in the process. In the process first ferrous sulfide oxidizes। पहले नंबर पे बेटा फेरस सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यही जो फेरस सल्फाइड बना था वो ऑक्सीडाइज हुआ और उससे क्या हमें प्रोडक्ट हासिल हुई है? फेरस ऑक्साइड साथ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में उसी तरह एवेपोरेट कर जाएगा। जब एवेपोरेट करेगा तो हमारे पास सल्फर इम्प्योरिटीज़ जो है वो मज़ीद खारिज हो गई, जबकि जो फेरस ऑक्साइड बनता है FeO वो फर्दर पिघले हुए रेत के साथ SiO2 के साथ रिएक्ट करता है और FeSiO3 फेरस सिलिकेट बना देता है। इसको क्या कहा जाता है? फेरस सिलिकेट या सिलिकेट स्लैग कहा जाता है। ये लाइटर इन वेट होता है, इसलिए ऊपर फ्लोट करने लग जाता है और ऊपर से झाग की शक्ल में से यानी कि रिमूव कर दिया जाता है। जबकि दूसरी जानब जो हमारा क्यूप्रस सल्फाइड था, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड
भी ऑक्सीडाइज होता है और इससे हमें क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉरी, और साथ जो है क्यूप्रस ऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड हासिल होता है। क्यूप्रस OUS यानी कि ऐड होगा, क्योंकि लोअर वैलेंसी है, यहाँ पे कॉपर जो है वो +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर +2 में होता तो क्यूप्रिक का हो जाता। ठीक, IC ज़्यादा स्पेलिंग है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हो, 2 लगाते हो, और सल्फर 2 है तो इधर भी सल्फर 2 कर दोगे। ठीक है, और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है ये इस बचे खुचे आयरन सल्फाइड को, यानी कि जो अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, उसे ऑक्सीडाइज करता है। Cu2O फेरस सल्फाइड से रिएक्शन करके क्या बना देता है, फेरस ऑक्साइड प्लस क्यूप्रस सल्फाइड बना देता है। क्यूप्रस सल्फाइड दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका मतलब कि यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड जैसे ही बनता है दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। सो हत्ता के तकरीबन मैक्सिमम सल्फर जो है इस तरह इम्प्योरिटी इसमें से रिमूव करवा ली जाती है। थर्ड वन और लास्ट वन स्टेप जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का है वो है मेस्मराइजेशन, जो कि आज का हमारा आखिरी पॉइंट है। मेस्मराइजेशन, बेसिमर शेप, इसके अंदर आप एक कन्वर्टर पेयर शेप जो है बेसिमर यूज़ करते हो, जो कि डायग्राम में आपकी बुक पे दिखाया हुआ बेटा, वो एक पाइवट के ऊपर घूम रहा है, यानी कि उसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इस तरह आगे पीछे और इस तरह से रोटेट करने की सलाहियत रखता है। वहाँ पे जाके सबसे पहले फेरस सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके FeO फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, मज़ीद बचा खुचा जो है वो सल्फर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास 2 और 3 ऑक्सीजन, इससे 2 फेरस ऑक्साइड और 2 ही सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास हासिल होंगे। उसके बाद जो फेरस ऑक्साइड फिर बना उसने दोबारा उसी तरह सिलिका के साथ रिएक्शन किया और FeSO3 स्लैग जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा। सेम यही वाले 2 रिएक्शंस वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 3 लगा लें। फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पे पाइवट पे है वो दरमियान में जो पार्टिकल्स सल्फ़र के होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, बल्क के दरमियान वाले वो इस तरह से रोटेट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट आते हैं और वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी जानब जो क्यूप्रस सल्फाइड ये बना हुआ है, ये क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे के क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह से क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड फाइनल आखिरी 2 रिएक्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं और 6 कॉपर के एटम और 7 सल्फर डाइऑक्साइड फिर रिमूव हो जाता है। जब इतने स्टेप्स में से गुजरता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जो पिघली हुई मेटल है इसके अंदर तकरीबन 98% अब कॉपर है, 2% इसके अंदर अदर इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। इसको आप फौरी तौर पे रेत के बने हुए सांचे में डाल देते हो जो कि ठंडे होते हैं, जबकि ये पिघला हुआ होता है तो इसके अंदर से हॉट एरिया से जो है वो गैसेस बाहर की तरफ मूव करती हैं तो ऊपर सरफेस के छोटे छोटे उभार बन जाते हैं। ऐसे कॉपर को क्या कहा जाता है, ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है, उभार वाला कॉपर। यहाँ तक बेटा आपका आज का लेक्चर था। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।